Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 8th December of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 1 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है? सेकेंड आता है, आर्टिकल 2 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, इस वक्त आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ आपको एनालिसिस से कोई रिलेटेड डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है जहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, उसको भी क्लिक करके आप डायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम में और यहाँ पे एक ज्वाइन ऑप्शन आएगा, उसको ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप क्या कहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ कोई वीडियो अपडेट्स होगा वो भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर टॉपिक्स वो भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ है, फार्मर लीडर सीक नॉन पॉलिटिकल सपोर्ट। ये जो फार्मर लीडर्स हैं उनका कहना है कि उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट तो मिला है उनके देश बंद को, जो क्या कहते हैं आज है, जो जैसे भारत बंद आज क्या कहते हैं कॉल किया गया है कि आज पूरी तरह से भारत बंद होगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट नहीं किया है, बाकी जो यूनियंस है, वुमेन्स यूनियन, स्टूडेंट्स एसोसिएशन और जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सबने उन्हें सपोर्ट किया है। क्या कहते हैं इसमें उन्होंने कहा कि वी वांट टू थैंक पॉलिटिकल पार्टीज फॉर सपोर्ट, कि व्हाट वी अपील टू देम टू लीव देयर ओन फ्लैग्स एंड बैनर्स एट होम एंड स्टैंड solely इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स। क्या कहते हैं जो किसान जो क्रांतिकारी किसान यूनियन प्रेसिडेंट है दर्शन पाल, उनका कहना था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं। वो अपने अपने फ्लैग्स और बैनर्स अपने घर पे रखा है, वो हमारे साथ खड़े रहे, हमारे सपोर्ट में, फार्मर्स के सपोर्ट में, तभी हम इस लड़ाई से जीत पाएंगे। अब तक लगभग 24 पॉलिटिकल पार्टीज इस भारत बंद को जो सपोर्ट किया है, 24 भारत क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है उसमें, लेफ्ट पार्टीज जैसे डीएमके, टीआरएस, एसपी, इन सब पार्टीज ने क्या कहते हैं सपोर्ट किया। लगभग 24 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। कुछ जो कोलिशन जो एनडीए कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी भी कुछ पार्टीज ने क्या कहते हैं इस भारत बंद को पूरी तरह से सपोर्ट किया फार्मर्स की तरफ से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट नॉट फॉर सेंट्रल विस्टा इनॉग्रेशन, कि इसका फाउंडेशन स्टोन 10 दिसंबर को रखा जाएगा, सेंट्रल विस्टा इनॉग्रेशन होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी है न्यू पार्लियामेंट की, वो होगी 10 दिसंबर को। और क्या कहते हैं इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट गिव एन अंडरटेकिंग टू कीप इन अबेयंस द कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स, कि इसमें कहा गया कि फाउंडेशन स्टोन अभी रख दिया जा रहा है लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन और जो डिमोलिशन एंड ट्रीज का वो अभी नहीं होगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा एश्योरेंस दिया गया है। इसमें वही न्यूज़ बताएगी। इसमें कहा गया कि पहले क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो बेंच थी जस्टिस ए एम खानवेलकर की, उन वो डिसएग्री कर रही थी। उनका कहना था कि हमसे बिना पूछे ये डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन के लिए आपने फाउंडेशन स्टोन कैसे रख दिए। तो फिर क्या कहते हैं मिस्टर मेहता जो है उन्होंने क्या कहते हैं समझाया और उसके बाद क्या कहते हैं इस बेंच ने एग्री कर दिया कि इनॉग्रेशन स्टोन जो है फाउंडेशन स्टोन वो रख दिया जाए 10 दिसंबर को, अभी लेकिन वर्क चालू नहीं होगा, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा एश्योरेंस मिला है। इसमें लिखा है भाई कि आई कैन मेक अ स्टेटमेंट दैट देयर विल बी नो कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन और फेलिंग ऑफ ट्रीज, फाउंडेशन स्टोन विल बी लेड बट नो फिजिकल चेंज। कि मिस्टर मेहता का कहना था कि ये उन्होंने पूरी तरह से उनके उस पर है कि कोई कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन या फेलिंग ऑफ ट्रीज नहीं होगा, सिर्फ फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, कोई फिजिकल चेंज वहाँ पे नहीं आएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, अप टू द सेंटर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, फार्मर्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सेल ऑफ फ्रूट वेजिटेबल मे बी अफेक्टेड ड्यू टू बंद। कि आज भारत बंद के कारण हमारी जो कैपिटल है, नेशनल कैपिटल दिल्ली, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सेल ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो पूरा ब्लॉकेज भी है और भारत बंद भी है, जिसके कारण कई जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया फार्मर्स को, जिसके कारण कहा जा रहा है कि 10 से 3 बजे तक ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो उस वक्त आपको ट्रांसपोर्ट के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत और सेल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो दिक्कत होगी,
क्या कहते हैं दिल्ली में, क्योंकि पूरी तरह से ब्लॉकेज है, बॉर्डर ब्लॉक कर दिया गया है, तो कुछ क्या कहते हैं लेस अमाउंट में जो ये सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड हो पा रही हैं। तो इसमें वही कहा गया है कि जो फार्मर्स यूनियंस है उनका कहना था कि एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो चलती रहेंगी, उनमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब अनलाइकली टू बी डिस्टर्प्टेड है। और जो सेल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थोड़ा बहुत क्या कहते हैं इफेक्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्योंकि सपोर्ट कर रहा है बंद को, तो जिसके कारण जो क्या कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट है जो सामान लाता होगा वो इस वक्त बंद होगा, तो जिसके कारण जो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं वहाँ के लोगों को। तो ऐसा इनका कहना था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है फेलुडा टेस्ट टू स्टार्ट इन दिल्ली इन 10 डेज। ये जो फेलुडा टेस्ट है, गवर्नमेंट ने पूछा है 47 हॉस्पिटल से टू नॉमिनेट डॉक्टर्स टू बी ट्रेन फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोसेस। कि गवर्नमेंट ने पूछा हॉस्पिटल से कि वो डॉक्टर्स नॉमिनेट करें जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए काम कर सकते हैं। तो 47 हॉस्पिटल से पूछा गया है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है फेलुडा टेस्ट। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं फेलुडा टेस्ट क्या होता है। फेलुडा टेस्ट ये एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है कोरोना वायरस 1 घंटे के अंदर। ये एक तरह से आप समझ लीजिए फेलुडा एक्रोनिम है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन का। ये पूरी तरह से नीड ऑफ द रैपिड टेस्टिंग इन इंडिया बहुत ज़्यादा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि इससे रैपिड टेस्टिंग होगी और जल्दी रिजल्ट आने की चांसेस है। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, ये पूरी तरह से उसी पे वर्क करता है जो रिप्लिकेट करती है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को बैक्टीरिया टू फाइट वायरस अटैक्स। ये जो इसमें सी आई क्रिस्पर SAS9 टेक्नोलॉजी है, ये एक तरह से कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म है DNA स्ट्रैंड्स का, जो कंटेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो DNA स्ट्रैंड है व्हेन ब्रोकन हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू रिपेयर इटसेल्फ। कि DNA स्ट्रैंड को एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, अगर वो टूटेगा तो अपने आप को रिपेयर कर पाता है। तो साइंटिस्ट इंटरव्यूड ड्यूरिंग द ऑटो रिपेयर प्रोसेस सप्लाइंग द डिजायर्ड सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड दैट बाइंड इटसेल्फ विद द ब्रोकन DNA स्ट्रैंड। कि इसमें देखा जाता है सप्लाई की क्या डिजायर्ड सीक्वेंस है, किस तरह से जेनेटिक कोड बन रहा है जो ब्रोकन जो टूट गया है DNA स्ट्रैंड, उसको क्या कहते हैं ऑटो रिपेयर प्रोसेस कैसे चल रहा है, कैसे जेनेटिक कोड्स बन रहा है, उसके हिसाब से ये टेस्टिंग होती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है वायरस ट्रीटमेंट। हाई कोर्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट टू फॉलो CPCB नॉर्म फॉर वेस्ट डिस्पोजल। कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो फॉलो करे CPCB नॉर्म्स वेस्ट डिस्पोजल के लिए। तो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की जो नॉर्म है उसको फॉलो किया जाए वेस्ट डिस्पोजल के, ऐसे कहा गया। तो CPCB को हम लोग अलग से देख लेते हैं। CPCB को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया गया था सितंबर 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा। It was entrusted with the powers and functions under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। इसकी powers and function Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 के द्वारा आती है। इसके important functions हैं कि क्लीननेस पूरी कहते हैं स्ट्रीम्स में वेल्स में लाना डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट्स में बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्वालिटी ऑफ एयर को इम्प्रूव करना एंड टू प्रिवेंट कंट्रोल और एयर पॉल्यूशन की एयर पॉल्यूशन ना रहे कंट्री में, इसके लिए मेनली वर्क करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है विजिबिलिटी इन सिटी ड्रॉप्स टू जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन। कि दिल्ली में लगभग पहली बार इस सीजन में क्या कहते हैं विजिबिलिटी जीरो गई है। कुछ कुछ जगहों पे 300 मीटर, कुछ जगहों पे जीरो तक गई है। तो ये फॉग के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोहरा पड़ा है इस वक्त, कोहरा काफ़ी ज़्यादा डेंस हो चुका है वहाँ पे। तो जिसके कारण और एयर पॉल्यूशन के कारण कि वो एक तरह से स्मॉग बना रहा है जो काफ़ी क्या कहते हैं पूरी तरह से विजिबिलिटी ख़त्म कर देता है, जो एक क्या कहते हैं रीज़न है इसकी विजिबिलिटी जीरो होने का। तो इस क्या कहते हैं वही कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस वक्त कंडीशन काफ़ी डाउन है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आई है डाटा ऑफ ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स टू बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट। सेंटर का कहना है कि जो ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स हैं उनका भी डाटा रिपोर्ट में बनाया जाए। NCRB ने क्या कहते हैं कहा है कि टू इंक्लूड देम एज अ सेपरेट थर्ड जेंडर इन देयर एनुअल पब्लिकेशन। कि जो अब से 2020 का जो एनुअल पब्लिकेशन होगा अब से, उसके बाद इनको भी एज अ थर्ड जेंडर क्या कहते हैं रिपोर्ट्स में मेंशन किया जाए कि कौन कितने ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट होती है पूरी रिपोर्ट में वो भी मेंशन होने चाहिए। ऐसा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा है NCRB ने। तो हम लोग देख लेते हैं ये NCRB क्या होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसको अलग से देख लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसे सेटअप किया गया था 1986 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक टू फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो क्राइम्स और क्रिमिनल्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, एक तरह से
इन्वेस्टिगेट करने में क्या कहते हैं इन फ्यूचर इस तरह के जो क्या कहते हैं ऐसे केसेस आए उनको क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प मिले। इट वॉज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल पुलिस कमीशन जो था उसके तहत इसे बनाया गया था उनकी रिकमेंडेशन में 1977 से 1981। और जो MHA's टास्क फोर्स थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तो उसके द्वारा इसे क्या कहते हैं रिकमेंड किया गया था। एनसीआर will bring about the annual comprehensive statistics of crime across the country। जो एनुअल कॉम्प्रेहेंसिव स्टैटिस्टिक्स होता है अक्रॉस द कंट्री उसको बनाए रखने के लिए क्या कहते हैं क्या कंडीशन चल रही है, कहाँ किस एरिया से कहते हैं क्राइम ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए भी रिपोर्ट भी जरूरी होती है। इसे बीइंग पब्लिश सिंस 1953 से ही हर साल पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट एक क्रूशियल टूल है इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री। कि लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कंट्री में, किस तरह है, उसको देखने के लिए भी ये हेल्प होती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है ट्रांसपेरेंसी इज वाइटल कि सेफ्टी एंड एफिशिएंसी डाटा मस्ट बी नोन बिफोर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर वैक्सीन्स। कि इसमें कहा गया है जो सेफ्टी और एफिशिएंसी डाटा है वो पहले पता होना चाहिए जो इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो जो वैक्सीन्स हैं जिनको इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दी जा रही है वो उतनी इफेक्टिव है और क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी उसके बाद उसे परमिशन देनी चाहिए इमरजेंसी यूज़ के लिए। जैसे हमने देखा जो फाइजर है उसको इंडिया रेगुलेटर ने परमिशन दे दी है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए mRNA वैक्सीन जो है। पुणे भी उसी तरह पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसने भी कहा है कि जो उसकी कोविशील्ड वैक्सीन है जो डेवलप की गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा उसे भी परमिशन मिलना चाहिए। उसी तरह क्या कहते हैं एस्ट्राजेनेका जो है जो यहाँ जिसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का 4 कंट्रीज़ में, उसको भी क्या कहते हैं कहा गया है कि उसे भी परमिशन मिलनी चाहिए रेगुलेटरी एजेंसीज़ के द्वारा, क्या कहते हैं उसे भी परमिशन मिले इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो सब वैक्सीन्स कह रही हैं कि अब हमें भी मिलना चाहिए इमरजेंसी यूज़ के लिए, तो ऐसा इसमें कंडीशन है। तो पूरे एडिटोरियल में वही वैक्सीन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमें क्या कहते हैं किसको देना चाहिए इमरजेंसी यूज़ के लिए किसको नहीं, उसके बारे में पूरी बात की गई है। इसमें कहा गया अनप्रेसिडेंटेड स्पीड, जैसे हमने देखा है कि काफ़ी तेज़ी से वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ और क्या कहते हैं टेस्टिंग भी हुई इन अ ईयर, इन लेस देन अ ईयर। ये काफ़ी रिमार्केबल भी बात है, क्या कहते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है इस वक्त कि जो वायरस इस वक्त बढ़ रहा है, जो फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं और जो लाइव्स हैं लिवलीहुड्स लोगों की हैं उनको दिक्कत हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए। इसमें कहा गया है कि इस वक्त ज़रूरी है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अबाउट वैक्सीन सेफ्टी एंड डज नॉट गुड इन गेमिंग पीपल्स कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस टू गेट वैक्सीनेटेड। कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी वैक्सीन सेफ्टी या एफिशिएंसी में, वो लोगों का क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस या विलिंगनेस नहीं आ पाएगा वैक्सीनेशन कराने के लिए। जब तक कंडीशन अच्छी नहीं लगेगी कि लोग सही भी हो भी रहे हैं वैक्सीन से, तब तक लोग नॉर्मल पीपल नहीं जाएंगे, नॉर्मल लोग नहीं जाएंगे वैक्सीनेशन कराने। तो ये भी ज़रूरी है कि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, पूरी तरह डाटा जो पब्लिश हो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट वे में हो, कोई छुपा हो ना हो, हर ऐसी बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि वैक्सीन अवेलेबल होगी कुछ दिन कुछ वीक्स में, जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। उसमें ये भी कहा गया द सूनर अ वैक्सीन इज अवेलेबल द बेटर इट इज़ फॉर एवरीवन। कि जैसे ही जितना जल्दी वैक्सीन अवेलेबल होगी उतना ही सबके लिए अच्छा है। बट पुशिंग टू एन अनइफेक्टिव एंड और अनसेफ वैक्सीन इज वर्स देन नॉट हैविंग वन। कि इसमें ये भी कहा गया कि क्या कहते हैं इनइफेक्टिव या अनसेफ वैक्सीन को यूज़ करने से अच्छा है कि ना हो तो अच्छी हो और क्या कहते हैं जो सबके लिए हेल्प हो सके, वरना इनइफेक्टिव या क्या कहते हैं जो अनसेफ हो वैक्सीन उसको यूज़ करने में किसी की हेल्प नहीं होगी। एट लास्ट इसमें कहा गया है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दोज सीकिंग इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन शेयर द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी डाटा इमीडिएटली। ये भी ज़रूरी है कि जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन हैं जिन वैक्सीन को मिल गया है वो अपना जो डाटा है सेफ्टी और एफिशिएंसी का डाटा वो लोगों तक क्या कहते हैं सही पहुंचाएं। एक तरह से बहुत ज़रूरी है कि डाटा सही पहुंचेगा तभी लोगों को एक कॉन्फिडेंस और विलिंगनेस होगी क्या कहते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। इस एडिटोरियल में पूरी बात यही कही गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है रीबिल्डिंग फ्रॉम द डेब्रिस कि बिडेन विल हैव टू हील द वॉन्ट्स ऑफ अ नेशन दैट सीम्स टू बी एट वॉर विद इटसेल्फ। कि जो बिडेन जैसे अभी जो यूएस के नए प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उनको इस वक्त ज़रूरी है कि वो जो वॉर चल रहा है खुद अपने लोगों से क्या कहते हैं जो कंट्री पीपल सोच रहे हैं, जो क्या कहते हैं यूएस के लोग सोच रहे हैं कि उनका वॉर उन्हीं से है, तो उसको समझाना वो लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है। जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो कंडीशन बना दी थी
जो लोगों के लिए दिक्कत फैलाई, काफ़ी दिक्कतें हुई उन लोगों को, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो बिडेन को बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। इसमें ये भी कहा गया है कि इस वक्त ज़रूरी है, कहते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कोशिश की कि लीगल चैलेंजेस है वो जो जो बैलेट सिस्टम से वोटिंग हुई थी उसको एक तरह से ख़त्म करे और कहते हैं कि उन्हें फिर से प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो उन्होंने कई चांसेस लिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिडेन हैरिस जो क्या कहते थे वही अब क्या रहेंगे, जो बिडेन क्या कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट रहेंगे यूएस के। और क्या कहते हैं इनाग्रेशन डे के बाद उन्हें चार्जेस पूरे दिए दिए जाएंगे। इसमें ये भी कहा गया है कि जो उन्होंने जितने भी जो उनके कंडीशन थे अभी जो बिगड़ गए थे थोड़े यूएस के बाकी कंट्रीज़ के साथ, जो इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्या कहते हैं कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ उन्होंने क्या कहते हैं वापस ले लिया अपने कंट्री का नाम। तो इस तरह की कई कंडीशन थी। तो इस वक्त ज़रूरी है कि जो बिडेन को बहुत तेज़ी से वर्क करना होगा और टायरलेसली वे में वर्क करना होगा इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए। जैसे डब्ल्यूएचओ के साथ उन्होंने कहा था कि हम डब्ल्यूएचओ को फंड्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह की पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पे भी उन्होंने कई बात की ट्रंप ने। तो उसको ख़त्म करने के लिए मिस्टर बिडेन को बहुत वर्क करना होगा। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई कि उन्हें क्या कहते हैं काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, जिससे जो हेटफुल डिस्कर्स हो चुका है ब्रॉड साइड्स ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। 2020 कैंपेन में उन्होंने ये भी कहा था कि विल हैव टू वर्क ओवर टाइम टू हील द वॉन्ट इन्फ्लिक्टेड ऑन अ नेशन। कि उन्हें जो क्या कहते हैं घायल जो लोगों को दिक्कतें हुई उसको ख़त्म करने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। एक तरह से जो वॉर था लोगों का खुद से, खुद की कंट्री से, तो कहते हैं उसको भी लोगों को समझाना होगा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आप ही लोगों के लिए वर्क करने के लिए हैं। तो इस पूरे एडिटोरियल में जो बिडेन के बारे में बात की गई है कि उन्हें वर्क काफ़ी करना होगा इस कंडीशंस को ख़त्म करने के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है अ ड्यूएट फॉर इंडियाज अर्बन वुमेन। कि पब्लिक वर्क्स को प्रोवाइड वैल्यूएबल सपोर्ट टू द अर्बन पुअर स्पेशली वुमेन गेट मोस्ट ऑफ द जॉब। कि सच ज़रूरी है कि पब्लिक वर्क्स को ज़रूरत है कि एक वैल्यूएबल सपोर्ट मिले अर्बन पुअर के लिए, जो मेनली वुमेन्स हैं जिनको जॉब की सक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैक्सिमम जॉब से लोग हटे हैं, क्या कहते हैं जो पुअर वर्कर्स थे वो मेनली वुमेन्स को हटाया गया है। मेल वर्कर्स अभी भी वर्क कर रहे हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट में, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें कहा गया है जैसे कोविड-19 आया उसके बाद कंडीशंस बनी, जैसे लोगों को दिक्कतें हुई, जो गरीब लोग थे उनको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने देखा लॉकडाउन हुआ, फिर कई जगहों पे फ्लड्स आए, साइक्लोन्स आए, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ कंट्री में। तो कई कंडीशन बनी जिसके कारण जो गरीब लोग थे उनको काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ी। तो फिर हमने देखा यूनिवर्सलाइजिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अर्बन स्लम कुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड। कि एक यूनिवर्सलाइज करना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अर्बन स्लम्स में, जो झोपड़ी पट्टी या शहर में रहती उनमें, जिससे हम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत उनको भी फूड ग्रेन रेशंस प्रोवाइड कर सकें, क्या कहते हैं जिससे उनको भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसका एक दो मेजर एडवांटेज है, एक सेल्फ टारगेटिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यूएबल एसेट्स और सर्विसेज। एक सेल्फ टारगेटिंग होगी और एक तरह से वैल्यूएबल एसेट्स या सर्विसेज प्रोवाइड हो पाएंगी। इसमें यह भी कहा गया है कि इस वक्त जो ज़रूरत है एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम की, जैसे डिसेंट्रलाइज अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जो इस तरह से काम करेगी गवर्नमेंट या स्टेट या यूनियन एक जॉब स्टैम्प के रूप में काम करेंगी। स्टेट वो 1 डे ऑफ वर्क एट द मिनिमम एज, कि कहते हैं कि मिनिमम वेज का पैसों में क्या कहते हैं 1 डे वर्क प्रोवाइड होगा लोगों को। इस तरह से कई लोगों को जॉब्स मिल सकती है। तो इस तरह के जो जॉब स्टैम्प होंगे वो जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स, म्यूजियम, लाइब्रेरी, शेल्टर्स, जेल्स, ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स, रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, नेबरहुड एसोसिएशन और अर्बन लोकल बॉडीज, यहाँ ये जॉब स्टैंड दिए जाएंगे जहाँ पे लोगों को 1 डे वर्क एट मिनिमम वेज पे काम करने को होगा। कि किसी को भी कम से कम पैसे में क्या कहते हैं वो जॉब करें एक दिन के लिए, उनको पूरा सैलरी उसी दिन प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये जॉब स्टैम्प एक अच्छा इफेक्टिव वे है। इसमें ये भी कहा गया है कि वर्कर्स हैव अ सिक्योर एंटाइटलमेंट टू मिनिमम वेजेस एंड पॉसिबिलिटी अदर बेनिफिट्स। की जो मिनिमम वेजेस है उसमें उतने तो उनको मिलेंगे और पॉसिबली अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड हो सकते हैं। तो ये तरह से ये जॉब सिक्योरिटी टाइप का भी लोगों को मिल सकता है 1 डे वर्क के लिए जॉब सिक्योरिटी। तो इसमें कहा गया जैसे जो वर्कर्स होते हैं, जैसे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो मिस्त्री हो गए, कारपेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस या इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं उनको हेल्प होगी इससे। इसमें ये भी कहा गया कि वुमेन्स जो हैं उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी हम इसे थोड़ा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं उनको मैक्सिमम इस वक्त जो हटाई गई थी लॉकडाउन के बाद जॉब से, जो गरीब
वुमेन्स थी, तो वो मैक्सिममली वुमेन्स को ही हटाया गया था। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत है कि डुएट जैसे प्रोग्राम तो अच्छे हैं, वन डे विथ मिनिमम वेजेस, लेकिन वुमेन्स को भी एक तरह से प्रोवाइड होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहते हैं, जो सेल्फ टारगेटिंग एक फीचर है जो डुएट का, जो डुएट है उसमें भी इनको हेल्प होनी है। तो एट लास्ट इसमें कहा गया, इट इज़ डज नॉट इजी टू हाउ इंटेंसली जॉब स्टैंड्स विल बी यूज की। ये जॉब स्टैंड्स की बात की गई है डुएट में, वो कितने इफेक्टिव होंगे, लेकिन हम इसको एक चांस दे सकते हैं। ना होने से अच्छा कुछ तो है जो क्या कहते हैं किस तरह से वर्क करता है। अगर वो सही वर्क नहीं करता तो हम एक तरह से एक लेसन सीखेंगे कि इस तरह की स्कीम ना है। तो आप डुएट को समझिए, डुएट को एक तरह से समझिए, वन डे वर्क एट मिनिमम वेज, वन डे वर्क एट मिनिमम वेज। आप ये याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ ली जाती है स्कीम के बारे में, तो ये डुएट को बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि ये वन डे वर्क एट मिनिमम वेज है। तो क्या कहते हैं, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है इन्वेस्टिंग इन इंडियाज़ यूथ, कि स्किल डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो बड़ा है इस वक्त, और उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए जैसे हमने देखा कि इस वक्त लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की जॉब्स गई, तो इस वक्त ज़रूरी है कि हमें इंडियाज़ राइट टू एजुकेशन जो है वो लोगों तक फैलाना होगा। और जो एजुकेशन है वही एक फैक्टर हो सकती है जिससे हम जो ये गैप बनाए, लूज जो जॉब्स लोगों की छोटी है उसको ख़त्म कर पाएंगे। जैसे हम जानते हैं इंडियाज़ राइट टू एजुकेशन जो गारंटी करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो इस वक्त ज़रूरी है कि हम वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दें, जो एक स्पेसिफिक स्किल सेट और नॉलेज के साथ बड़ा बड़ा होगा। ये एजुकेशन जो फॉर्मेट होगा वो होगा टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, TVET। तो कहते हैं ये हेल्प होगी इससे लोगों को, इसमें ये बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है जो नए एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, वो एम टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन 50% ऑफ ऑल वर्क लर्नर्स बाय 2025, कि 2025 तक 50% लर्नर्स जो होंगे वो वोकेशनल एजुकेशन से ही होंगे। तो इसमें कहा गया कि वोकेशनल एजुकेशन ग्रेड 6 ऑनवर्ड से ही चालू कर दी जाएगी, कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे जो तरह से इस तरह की लोकल इकोनॉमिक्स को बेनिफिट करेंगे लोकल कम्युनिटीज़ को। एट लास्ट ये भी कहा गया है TVET जो है वो एक तरह से की टूल के रूप में वर्क करेगा इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए और लोगों की लाइफ्स को फिर से नॉर्मल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए। जो नॉर्मल ट्रैक था उन लोगों का उनको वापस लाने के लिए TVET हेल्प करेगा, क्योंकि वोकेशनल जो एजुकेशन होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगी और एक तरह से लोगों को ज़्यादा समझ में भी आएगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउड इन लक्षद्वीप, कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउड है लक्षद्वीप में, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें ये भी इसमें कहा गया है जो इंटायर लक्षद्वीप ग्राउंड है, आइलैंड्स है, उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही की जा सकती है। इसमें कहा गया है जो 10 करोड़ कोकोनट प्रोड्यूस होते हैं आइलैंड में, 12,000 स्मॉल होल्डिंग से, विद एन एवरेज साइज ऑफ 0.25 हेक्टेयर जो है, वहाँ पे 10 करोड़ कोकोनट प्रोड्यूस होते हैं 2,800 हेक्टेयर में। इसमें कहा गया है कि वहाँ पे बिजनेस भी एक्सपेंड करने का भी एक स्कोप है, जहाँ पे 3 करोड़ नट्स होते हैं उसको 7 करोड़ नट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं एक बिजनेस पर्पज से भी हेल्प हो सकती है। तो वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसके तहत भी आप वहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है आफ्टर SII भारत बायोटेक सीक्स DCGI अप्रूवल, कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद कहते हैं भारत बायोटेक ने भी DCGI अप्रूवल के लिए मांगा है। तो DCGI क्या होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसको देख लेते हैं अलग से। ये एक तरह से सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए थे। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइसेंसेज और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स प्रोवाइड करने के लिए, सच एज ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के जो होते हैं, वैक्सीन, फ्लूइड्स, सेरा, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक एपेलेट अथॉरिटी है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। ये प्रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड। एक तरह से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए भी वर्क करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी ला सके। ये ट्रेन करते हैं ड्रग एनालिसिस एनालिस्ट को, डेप्यूटेड बाय स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज और अदर इंस्टीट्यूशन से, कि वो ड्रग एनालिस्ट को कहते हैं ट्रेन करते हैं कि किस तरह से वर्क किया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ आती है मोदी कॉल्स फॉर लीगल रिफॉर्म्स, कि इसमें कहा गया कि मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि लीगल रिफॉर्म्स के बारे में कहा है कि इंडिया कैन नॉट बिल्ड द कमिंग सेंचुरी विद लास्ट लॉज ऑफ द लास्ट सेंचुरी, कि जो लास्ट सेंचुरी के लॉज हैं उनके हिसाब से हम इंडिया को बिल्डअप नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत है कि नए रिफॉर्म्स लाए जाएँ, नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, तभी इन्हें बिल्ड किया जा सकता है।
ऐसा उन्होंने आगरा मेट्रो जो उन्होंने लॉन्च किया कंस्ट्रक्शन आगरा मेट्रो को, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको इनॉग्रेशन पे उन्होंने ये बात की। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।